रुड़की में सिविल अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय कंसल को लगा कोविड वैक्सीन का पहला टीका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत। बाजपुर में आज 100 स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जा रहा कोरोना वैक्सीन का टीका। कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों ने जताई खुशी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बाजपुर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने के बाद बाजपुर में आज 100 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मी शीतल ने कहा कि वे टीका लगवाने को लेकर उत्साहित है, वहीं किसी तरह का कोई डर नहीं है। उन्होंने और लोगों को भी टीका लगवाने की अपील की। वहीं सीएमएस डॉक्टर माथुर ने बताया था कि कोरोना वैक्सीन कल ही सीएचसी में आ गई थी। आज 100 लोगों का टीकाकरण होना है। सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के लोग, वार्ड बॉय, आशा हेल्थ वर्कर्स, नर्स समेत स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। सभी के रजिस्ट्रेशन कर लिए गए हैं। उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईडी प्रूफ से पहचान कर कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं पहली वैक्सीन से 10 लोगों को टीका लगाया जाएगा। उसके बाद उन्हें आधा घंटा डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। पहले कक्ष में हम लोग उसका आधार कार्ड या पैन कार्ड देखेंगे। उसके बाद उसको सत्यापित करके अंदर हम वेटिंग रूम में भेजेंगे, प्रतीक्षालय में। वहाँ फिर नाम चेक होगा कि 10 लोग जमा होने पर नई फाइल खोली जाएगी। तो वो लोग जो है कि करके दूसरे कमरे में जाएंगे जहाँ टीकाकरण होगा। वहाँ पे गर्भवती माताओं को नहीं लगेगा, जो स्तनपान करने वाली महिलाओं को लगेगा, 18 साल से ऊपर लोगों को लगेगा, और खाना खा के आए उनको लगेगा। उसके बाद टीका लगने के बाद उसके मास्क में वहाँ पर लगाया जाएगा। उसके बाद उसको तीसरे कमरे में भेजा जाएगा। डॉक्टर लोग मौजूद हैं, पूरी सुविधा है। उसको आधे घंटे ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा। वो किसी का रिएक्शन होता है, कुछ होता है, उसके बाद देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ आशा काशीपुर ने मांगों को लेकर 1 दिवसीय नगर निगम परिसर में धरना प्रदर्शन किया। वहीं प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय बन्नू ने कहा कि निगम ने जो ठेका प्रथा यहां लागू की है उसको बंद किया जाए। उनका कहना है कि सफाई कर्मचारियों को मात्र 8,000 रुपये का वेतन दिया जाता है, जबकि ठेकेदार उनके कार्यों का 12,000 लेता है, जो कर्मचारियों के साथ शोषण है। इतना ही नहीं, महानगर शाखा अध्यक्ष सुरेश सौदा सुमित ने कहा कि नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है। कई बार इनको मांग पत्र के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी सुध नहीं ले रहे हैं। साथ ही कहा कि अगर अभी भी ध्यान नहीं दिया गया तो सफाई कर्मचारी संघ उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। आज 1 दिन का धरना प्रदर्शन है हमारा, देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ का। हमने कई बार नगर निगम प्रशासन को लिखित रूप में अपनी समस्या का हल के लिए मिलने के लिए भी बोला था। कर्मचारियों को ठेका प्रथा के लिए बंद, हम ठेका प्रथा का विरोध कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन नगर निगम अपनी हठधर्मी पे लगा है और रातों रात ठेका कर दे रहा है लोगों को। और हम ये चाहते हैं कर्मचारी मोहल्ला स्वच्छता समिति में लगाए जाए। ठेके से क्या होता है, कमीशन खोरी होती है। कमीशन खोरी से क्या होता है, इनके परिवार पलते हैं। हमारे सफाई कर्मचारियों को शोषण होता है। इनको मिल रहे हैं 8,000 रुपये, जबकि ठेकेदार को मिल रहे हैं 12,500 रुपये। 12,500 में इनको 8,000 दिए जा रहे हैं, बाकी पैसे कमीशन खोरी में जा रहे हैं, जिसमें 18% जीएसटी जा रही है सरकार के खाते में, जिसमें हमारा जो पैसा है उसको घोटाले के रूप में नगर निगम प्रशासन हर महीने का 30 लाख रुपए महीने का नुकसान जो नगर निगम को हो रहा है, वो घोटाला है बहुत बड़ा, जिससे अब 30 लाख रुपए के हिसाब से जोड़ेंगे तो साल करीब 4 से 5 करोड़ रुपए का नुकसान नगर निगम को हो रहा है। हमारी सबसे मेन मांग है कि ठेका प्रथा समाप्त होनी चाहिए और मोहल्ला स्वच्छता समिति में 400 कर्मचारी यहाँ रखे जाने चाहिए, जो कि देहरादून में जो है स्वच्छता समिति में। रुड़की में सिविल अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय कंसल ने कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगवाकर इस अभियान की शुरुआत की। वहीं मौके पर अस्पताल का पूरा स्टाफ भी मौजूद रहा। इस दौरान सीएमएस संजय कंसल ने बताया कि उनके यहाँ 220 वैक्सीन लगाई गई है और लोगों का नामांकन हुआ है और आज 100 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं बाकी बचे हुए लोगों का टीकाकरण सोमवार को किया जाएगा। 5 से 10 मिनट हो गए हैं और मुझे किसी भी टाइप की कोई परेशानी, कोई हेजिटेशन बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा है, ना ही कोई घबराहट है। एक वैक्सीन के बारे में गलत धारणाएं बनाने की काफ़ी कष्ट किया गया है, कोशिश की गई है, लेकिन मैं भारत की जनता को और रुड़की वासियों को पूरा आश्वासन दे रहा हूं। इसीलिए आज सबसे पहले टीका आगे बढ़कर मैंने लगवाया।
जिससे कि किसी को किसी प्रकार की कोई भ्रांति ना रहे कि टीकाकरण से कोई साइड इफ़ेक्ट हैं। ये वैक्सीन हमारे लिए पूर्ण सुरक्षित है। फर्स्ट स्टेज वैक्सीनेशन ही किया जा रहा है, तो हेल्थ वर्कर्स को जिस तरह से आपने देखा शुरुआत में सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स से वो किया गया है स्टार्ट और प्रोसेस शुरू कर दिया गया है यहाँ पे सिविल अस्पताल में। उस प्रोसेस को जैसे ट्रायल रन में हमने देखा था कि किस प्रकार से स्मूथली चलाया जा सकता है, उसी को इंश्योर करने के लिए व्यवस्था पूरी बनाई गई है। उसी व्यवस्था के अंतर्गत इसको किया जा रहा है। आगे भी फर्दर इसी तरह से इसको किया जाएगा और जैसे जैसे संख्या के हमें निर्देश मिलते रहेंगे उसके अनुपालन के अनुसार व्यवस्था बना दी जाएगी। पर अभी फ़िलहाल सिर्फ सिविल अस्पताल को सेंटर बनाया गया है और सिविल अस्पताल में जिस संख्या में वैक्सीन आई हैं उनकी लिस्ट के अनुसार उनको। इन दिनों कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव उधम सिंह नगर के दौरे पर हैं। वहीं देर शाम को वो गदरपुर के झगड़पुरी गांव पहुंचे, जहां प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र सरकार के लगाए गए काले कृषि कानून के विरोध में कांग्रेसी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का प्रण लिया है। साथ ही कांग्रेस पार्टी की मजबूती को लेकर कहा कि बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कार्यकर्ता मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ निश्चित ही कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनेगी। साथ ही आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप पार्टी सिर्फ प्रचार प्रसार के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। ना ही आप पार्टी के पास संगठन की मजबूती है और ना ही कोई अच्छी सोच है। उत्तराखंड के लिए देवेंद्र यादव ने कहा कि उत्तराखंड की जनता उसी पार्टी का साथ देगी जो जनता का भला चाहती है। लगातार पिछले 50 दिन से किसान भाई अपनी मांगों को मजबूती के साथ रख रहे हैं। मैं इस मौके पर यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस मजबूती के साथ किसानों के साथ खड़ी है। लोग बड़े एक उम्मीद के साथ कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस इन सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेगी। लालकुआ में 3 कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में 5 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद अब कोतवाली पुलिस ने 45 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ सरकारी कार्यों में बाधा डालने और हवालात में बंद अभियुक्तों को छुड़वाने के प्रयास करने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल सुधीर कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि बिंदु खता क्षेत्र में 2 पक्षों में झगड़ा हो रहा है, जिसको लेकर पुलिस के सब इंस्पेक्टर मनोज चौधरी मौके पर पहुंचे और वहां मौजूद लोगों को समझाया गया, लेकिन कुछ लोगों ने उन पर ही हमला बोल दिया था, जिसमें उनको काफी चोटें आई। जिसके बाद 40 से 45 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में आकर धरना प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही सरकारी काम में बाधा डालते हुए बंद अभियुक्तों की छुड़ाने का प्रयास भी किया, जिसके संबंध में उप निरीक्षक सीमा आर्य की तहरीर पर 40 से 45 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही पूरे मामले की जांच चल रही है। हमारे लिए सारे कर्मचारियों को हमारे निर्देश हैं कि कोई भी कच्ची शराब बेचता है या स्मैक बेचता है या कोई भी अवैध धंधा करता है उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई करें, उसको थाने पे लाएं, मुकदमा लिख के हम उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। कोतवाली में जिन्होंने जो हमारे यहाँ मुलजिम थे उनको छुड़ाने का प्रयास किया है और थाने में आके उपद्रव मचाया है, उनके 45 लोगों के खिलाफ में अज्ञात लोगों के खिलाफ में मुकदमा लिखा है और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हमारे लिए सारे कर्मचारियों को हमारे निर्देश हैं कि कोई भी भगवानपुर में हेल्थ केयर मेडिकल कंपनी में मुफ्त दवाइयों का वितरण किया गया और साथ ही सैनिटाइजर बांटे गए। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के सलाहकार नरेंद्र कुमार, बीजेपी प्रवक्ता मयंक गुप्ता और जिला पंचायत सदस्य सुबोध राकेश मौजूद रहे। वहीं कंपनी के मालिक और समाज सेवक ध्रुव गुप्ता ने बताया कि उनका ये मुफ्त दवाओं का वितरण कार्यक्रम चलता रहेगा। आज के कार्यक्रम में चिकित्सा शिविर में निःशुल्क रूप से ज़रूरतमंद लोगों को, आवश्यकता लोगों को निःशुल्क रूप से सैनिटाइजर्स, मास्क, दवाइयाँ व अन्य कोरोना बचाव संबंधित चीज़ों का वितरण किया जा रहा है। मैं देखता हूँ कि आज के समय में कोई कोरोना जैसी इतनी भयानक महामारी जो इतना अपना रूप ले चुकी है, इतना भयानक, कोई डरता ही नहीं है। सरकार ने, पुलिस शासन ने से अनेकों नियम निकाले, चाहे वो 2000 रुपये तक का चालान हो, उसके बाद भी आज मेन तो मैं ये कहूँगा कि जो 16 तारीख का हमारा वैक्सीनेशन की जो शुरुआत है, धुरू ने इनडायरेक्टली उसी प्रोग्राम में एक अपना सहयोग दिया है और अभी इन्होंने ये भी बताया है, इसके कार्यक्रम से हमें ये भी सीख लेनी है कि अभी हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उसके लिए सैनिटाइजर्स और मास्क
और इस तरह की जो भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकती है, इस तरह की चीज़ों को हम ये बांट रहे हैं लोगों में निःशुल्क, और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि अभी अपने आप को बचा। उत्तराखंड की संस्कृति और लोक पर्व उत्तरायणी में घुघुतिया त्योहार को वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य की पहल पर हल्द्वानी जेल में भी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सदाचार, शिष्टाचार और कैदियों के व्यवहार में सुधार के लिए चर्चित वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य भी कमाऊनी बोलते हुए कैदियों के साथ झूमते नजर आए और उन्होंने रंगारंग कार्यक्रम के साथ उत्तरायणी की बधाई देते हुए बंदियों को बधाई दी। इस दौरान जेल में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। साथ ही नाइजीरियन कैदी का डांस भी काफी रोमांचक देखने को मिला। गौरतलब है कि कमाऊ की सबसे ज्यादा कैदियों की संख्या वाली हल्द्वानी जेल में त्योहार और अलग अलग पर्वों पर विशेष रूप से कार्यक्रमों के आयोजन किए जाते हैं। इतना ही नहीं, वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य की कैदियों के प्रति उनके व्यवहार और सदाचार को सुधारने की लगन जेल में बेहतर माहौल बनाने के काम आई है। यही वजह है कि हल्द्वानी जेल इन कार्य को लिए काफी चर्चित रहती है। इस कार्यक्रम का जेल में मनाने का उद्देश्य है कि ये जो त्यौहार है हमारा उत्तराखंड का लोक पर्व है और हर साल जो है बहुत हर्षोल्लास से पूरे उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। और इस बार कोरोना का जो समय चल रहा है, जो कोरोना का प्रकोप चल रहा है, उसकी वजह से शायद राज्य में ये कम उत्साह से मनाया गया। और हमारा प्रयास है कि जेल में भी जो है जो हमारा जो ये सांस्कृतिक पर्व है ये मनाया जाए और उसी उत्साह के साथ मनाया जाए जिस उत्साह के साथ ये जेल से बाहर ये पर्व मनाया जाता था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज से कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो गया है। चमोली में जिला अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो चुका है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर GS राणा ने कर्णप्रयाग स्थित कोरोना टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान CMO चमोली ने कहा कि कोरोना महामारी का अब हमारे देश को समाधान मिल चुका है और आज से प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। पहले चरण में अभी फ्रंट लाइन के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। धीरे धीरे सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। वहीं टीका लगने के बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना की दवाई लग जाने के बाद कोरोना जड़ से खत्म हो जाएगा। वहीं कोरोना का टीका लगाते समय किसी भी प्रकार की कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही है। रामपुर से कांच गोदाम के बीच हो रहा NH 109 का निर्माण कार्य लालकुआ से हल्द्वानी के बीच चौड़ीकरण का कार्य पिछले 2 साल से बंद पड़ा है। लिहाजा निर्माणाधीन NH के चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और अब तक कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। लेकिन लंबे समय से ना तो प्रशासन ने इसकी सुध ली है और ना ही सरकार ने। वहीं जिलाधिकारी सवीन बंसल का कहना है कि निर्माण रुकने के पीछे कई स्थानों पर लोगों की जमीनों का अधिग्रहण होना था, जिसे प्रशासन ने समाधान कर दिया है। जल्द ही NH की निर्माण दायी संस्था से राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण का कार्य शुरू करवाया जाएगा। अभी और वर्तमान में कोई ऐसा इशू पेंडिंग नहीं है जिस वजह से उनका कार्य बाधित हो। टाइमलाइंस एक्सटेंशन विद जस्टिफिकेशंस और जो क्वालिटी वेरिफिकेशंस हैं वो NHAI के ऑडिटर्स और थर्ड पार्टी उनके द्वारा नियुक्त होती है, उनके द्वारा किया जाता है। और जब राज्य सरकार से या भारत सरकार से एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी किसी भी तरह की अपेक्षा की जाती है तो वो संपादित करवाई जाती है। उनका कार्य कुछ स्टेजेस पे तो शुरू हो गया है, लेकिन इसमें टाइमलाइन एक्सटेंशन उनको अवश्य मिला होगा। सो जो रिवाइज टाइमलाइंस है उसके अकॉर्डिंग मॉनिटर किया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हल्द्वानी से हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी मुकेश, बताया जा रहा है कि 2 साल से NH 109 का निर्माण कार्य ठप कर दिया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? NH 109 का रामपुर रोड काठगोदाम सड़क जो निर्माण काम था वो 2 साल से बंद पड़ा था, जिसको लेकर कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। पूर्व में कई ऐसे लोग चोटिल भी हो गए हैं। हालांकि इस बार जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि कुछ जल्दी निर्माण का पूरा कर लिया जाएगा। जी, क्या लगता है मुकेश, आश्वासन तो दे दिया गया है लेकिन इस आश्वासन पर अमल भी किया जाएगा? नहीं, ये NH का काम जो था भूमि अधिग्रहण को लेकर जो लोगों की भूमि आ रही थी उसको लेकर बंद पड़ा था और कुछ तकनीकी बीच में लॉकडाउन में लग गया, इस कारण ये और ज्यादा खिंच गया। अब जिलाधिकारी ने कहा कि जल्दी इसका काम पूरा होकर जल्दी निर्माण का शुरू कर दिया जाएगा।
जी मुकेश, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। लालकुआ में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां न्यायालय से मिली मंजूरी के बाद पुलिस क्षेत्राधिकारी, आबकारी इंस्पेक्टर, तहसीलदार ने अपनी संयुक्त टीम के साथ पकड़ी गई देसी और कच्ची शराब को नष्ट कर दिया। वहीं कोतवाली परिसर में शुरू की गई कार्रवाई के दौरान जो शराब शीशे के पौवों में थी, उन्हें पुलिसकर्मियों ने ढक्कन तोड़कर नाली में डाल दिया, जबकि पॉलिथीन में बंद कच्ची शराब को भी नष्ट कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि पुलिस क्षेत्राधिकारी बलजीत सिंह भाकुनी ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने साल 2019-20 में दर्ज रहे 125 मुकदमों में पकड़ी गई शराब को नष्ट किया है और इसमें आबकारी विभाग की शराब शामिल नहीं है। यहाँ उच्च अधिकारियों के आदेश पर शराब को नष्ट करने की कार्रवाई की गई है। शराब भारी मात्रा में होने के चलते इसे नष्ट करने में समय लगा, साथ ही गठित कमेटी की देखरेख में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दो तीन साल में जो भी शराब के केस हमारे द्वारा पकड़े गए हैं, करीब ये 125-60 एक्साइज एक्ट के मामले हैं, जिनके माल को हम आज निस्तारण कर रहे हैं। इनका केवल नमूना लिया जाएगा, बाकी माल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और जब कोर्ट के समक्ष इसका नमूना ही रखा जाएगा, जिससे माल रखने में आसानी होती है। इसके अलावा 25 आर्म्स एक्ट के चाकू हैं 3-4 और जुआ अधिनियम के 2-3 माल हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय किया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लालकुआ से हमारे संवाददाता मुन्ना अंसारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी मुन्ना, अवैध शराब को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है, क्या कुछ जानकारी है? जी हाँ, बताना चाहेंगे। यहाँ जो लालकुआ कोतवाली के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है, हल्दी चोर, मोटा हल्दू और बिंदु गत्ता क्षेत्र और लालकुआ के आसपास के जो क्षेत्र हैं, सब में से कई वर्षों से यहाँ पर जो इकट्ठा जो शराब पकड़ी गई थी, उसको लेकर यहाँ पर काफी समय से इसको नष्ट करने की कार्रवाई करने के लिए की जा रही थी। लेकिन अब संयुक्त रूप से जो टीम बनाई गई है प्रशासन की, उसकी देखरेख में पूरी तरीके से जो शराब थी अवैध रूप से जो पकड़ी गई थी, उसको नष्ट कर दिया गया है। और साथ ही बताना चाहूंगा कि पुलिस जो प्रशासन है वो यहाँ पर व्यापक रूप से यहाँ पर कई बार अभियान चला चुका है और अभियान चलाते हुए इसमें कच्ची शराब और जो ये देसी शराब जो अवैध रूप से पकड़ी गई है, इसके खिलाफ निरंतर कई वर्षों से यहाँ पर अभियान चलाते हुए कार्रवाई कर रही है पुलिस प्रशासन और आगे भी करेगी। हालांकि बताना चाहूंगा कि अभी कुछ लोगों के द्वारा आरोप भी लगाए गए थे कि पुलिस इसमें व्यापक रूप से यहाँ पर शराब बंदी को नहीं कर पा रही है। लेकिन यहाँ पर पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि हमने इसमें पूर्व में जो शराब पकड़ी है उसमें पहले के और अब के ग्राफ में काफी गिरावट आई है उसमें, और इस तरीके से अब जो भी कार्रवाई होगी शराब तस्करों को किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा, आगे भी जारी रहेगी उनकी कार्रवाई। जी मुन्ना, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। रामनगर के पास ग्राम टेड़ा में जंगली जानवरों के आतंक से लोग परेशान हैं। आपको बता दें कि शाम ढलते ही ग्रामीण अपने घरों में कैद हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का कहना है कि हमारी सुरक्षा के लिए टाइगर रिजर्व को पूरे गांव के चारों तरफ सुरक्षा दीवार या फेंसिंग करंट लाइन के लिए भी कहा गया था, लेकिन प्रशासन ने मामले में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रशासन ने इन जानवरों की रोकथाम के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो जिससे यहाँ वन्य जीव काफ़ी अधिक संख्या में है, तो उसको देखते हुए वन विभाग के द्वारा जो है, जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हाथियों का मूवमेंट ज़्यादा है, वहाँ पे खाई गोदान वगैरह किया जाता है और सोलर फेंसिंग वगैरह की जाती है। तो कुछ क्षेत्र क्योंकि बजट के उसे देखते हुए समय समय पर हम उसके प्रोजेक्ट बनाते हैं और जो कोशिश करते हैं कि ग्रामीणों की जो फसलों वगैरह को कोई भी क्षति ना हो, इसके लिए जो हमारा फॉरेस्ट का एरिया है वहाँ पे हम सोलर फेंसिंग करें। फिर भी अगर ऐसा कोई प्रकरण हमारे संज्ञान में आता है तो उसमें हमारे यहाँ से जो मुआवजे की धनराशि है वो देय होती है और उसका कोई भी क्लेम करके वो मुआवजे की धनराशि पा सकते हैं। अभी मैं रामनगर से मात्र 6-7 किलोमीटर दूर ग्राम टेड़ा में हूँ और यहाँ पे जैसे मैंने आके देखा, लोगों से मैंने जैसे बातचीत करी, यहाँ पे है जंगली जानवरों का बहुत खतरा है, पहली समस्या यहाँ की। दूसरा, जो यहाँ पे कुछ रिजॉर्ट है जो यहाँ पे अपनी गंदगी फैलाते हैं और जो है नदी नालों में डाल देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ स्थानीय लोग बहुत परेशान हैं। अभी मेरे पास कुछ ग्रामीण हैं, जैसे मैंने उनसे बातचीत करी, उन्होंने जो है मुझे बताया कि जो है जंगली जानवरों को उन्हें बहुत खतरा है। आइए हम इनसे बात करते हैं और इनकी जो है जो सारी परेशानी इनके मुँह से ही सुनते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीमती रामेश्वरी देवी। क्या क्या समस्या है आपकी? आप जैसे अभी आपने समस्या यही है, जंगली जानवर की करके घर में घुसकर सारे अनाज बर्बाद कर दिया है,
और टाइगर वाले देखने को नहीं आते, ना मुआवजा देते हैं, ना कुछ नहीं देते। सारी समस्या जंगली जानवर की टेढ़े में, बाकी सब कुछ ही। जानवरों का तो बहुत बड़ी समस्या है। हमारे उनके जानवर हमारे खेत में आए, हमेशा अटैक करें तो हमें कुछ नहीं मिलता है, और उनके जानवर कहीं घायल हो, कहीं मर जाए तो वो हमारे लिए जेल कर लेंगे और आगे हमारे कानून कार्रवाई कर लेंगे। ये समस्या ज़्यादा है इस टेढ़े में। और टाइगरों लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ये जंगली जानवर हमारे अपने जानवर की रक्षा करते हैं, हमारे मनुष्य की कोई रक्षा नहीं। हमारे घर की आगे जो जानवर हमारा नुकसान करे उसके लिए कुछ नहीं है, और हम घास लकड़ी लेने जंगल जाते हैं, कहते हैं हमारे जंगल में मत आओ, घास भी मत लाओ, लकड़ी नहीं लाओ। क्यों नहीं लाने भाई? हमने घास लकड़ी जंगल के किनारे का जानवर हमारे घर में घुसकर हमारा नुकसान कर रहा है, और हम उनके लकड़ी बीन के ला रहे हैं, और हमारे से बोले मत जाओ जंगल। अपने जानवर पर कोई अटैक नहीं कर रहा है कि उनका भैया तार बाड़ करें, 16 फंसी तार लगाएं, जहाँ पे हाथी की दीवार है उसको सही करें, और जहाँ पर दीवार की समस्या नहीं है वो 16 फंसी तार लगाओ, और हमारे अपनी जानवर की सुरक्षा और ध्यान से रखो। अभी जैसे देखा है जो वृद्ध महिलाएं इन्होंने बताया कि जैसे यहाँ पे जो है बहुत दिक्कतें हैं, टाइगर आ जाता है, हाथी आ जाता है और इनकी जो फसल को बर्बाद कर। अयोध्या में हो रहे ऐतिहासिक भव्य श्री राम मंदिर निर्माण में प्रत्येक राम भक्तों की सहभागिता सुनिश्चित को लेकर जन जागरूकता के लिए श्री राम लीला मैदान से शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता संतोष मिश्रा ने की। वहीं शोभा यात्रा का शुभारंभ श्री राम लीला मैदान से महाराणा प्रताप चौक होते हुए विद्या मंदिर के प्रांगण में यात्रा का समापन हुआ। बताया जा रहा है कि शोभा यात्रा के साथ चल रही आचार्य बहनों ने पारंपरिक परिधानों में श्री राम के गीतों से शोभा यात्रा में 4 चांद लगा दिए। साथ ही शोभा यात्रा में आगे आगे युवाओं ने बाइक रैली भी निकाली। रामनगर में एक फौजी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां 15 से 20 युवकों ने मिलकर फौजी के साथ मारपीट की, जिससे फौजी गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना तब घटी जब सावलदे पूर्वी का रहने वाला फौजी किशोरी आर्य रामनगर से खरीदारी करके अपने गांव सावलदे वापस जा रहा था। तभी खताड़ी के पास 15 से 20 युवकों ने उसकी गाड़ी रोक ली और लाठी डंडों से फौजी की पिटाई कर दी। इस हमले में फौजी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद घायल फौजी को आसपास के लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं गाड़ी से जा रहा था, मेरे पीछे लगे लड़के धक्का मुक्की हुई। उसके बाद कह गाड़ी रोक, और मैंने पीछे देखा तो 4-5 गाड़ी और थी मेरे पीछे। उसके बाद भी मैं रुका नहीं, मैंने चलो थोड़ा आगे आगे फिर रोकी तो अगला बंदा उतर के सीधे थप्पड़ मार रहा है। मैंने गाड़ी भगाई अपनी ऐसे करके, फिर उसके बाद लड़का फायर कर रहा है मेरे ऊपर। आज शाम को एक सूचना आई थी कि झगड़ा हुआ है कुछ लड़कों के बीच में, जिनमें से एक लड़के को पीटा गया है। वो बेसिकली फौजी है जो छुट्टी पर आया हुआ था। तो यही हमारे सावलदे और ये लोटाबाग साइड के लड़के हैं, जिसमें से एक का नाम पप्पी सागर है। उनके द्वारा एक लड़के के साथ मारपीट की गई है जो फौजी है। अभी उनके एक तहरीर आई है, जिसके आधार पर हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया है। घर पे दबिश दी जा रही है, गिरफ्तारी की जाएगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अब गाइड और जिप्सी चालक सफारी के दौरान मोबाइल नहीं ले जा पाएंगे। कॉर्बेट प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए अधिकारी को सख्ती से नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पर्यटक भी अब खाद्य पदार्थ पार्क के अंदर नहीं ले जा सकेंगे। पर्यटकों और वन्यजीवों की सुरक्षा को देखते हुए कॉर्बेट प्रशासन की तरफ से ये नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। पार्क अधिकारियों का मानना है कि सफारी के दौरान गाइड और जिप्सी चालक अक्सर मोबाइल पर बात करते हुए मिलते हैं, साथ ही जंगली जानवरों की फोटोग्राफी भी करते थे। ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इतना ही नहीं, कई बार कुछ जिप्सी चालक पर्यटकों को निर्धारित समय से पहले ही घुमाकर बाहर ले आते थे, जिसके बाद ये पार्क की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई है। अब पर्यटक के लिखित अनुरोध पर ही जिप्सी को तय समय से पहले बाहर आने की अनुमति दी जाएगी। वहीं पर्यटक सिर्फ पीने का पानी की बोतल ही साथ ले जा सकेंगे और पानी की खाली बोतल को बाहर लाना होगा। पार्क वार्डन ने बताया कि कोई भी जिप्सी चालक अगर नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसकी जिप्सी का परमिट रद्द कर दिया जाएगा। अभी 2 दिन पहले हम निदेशक महोदय कॉर्बेट ने आदेश जारी किया है, क्योंकि फीडबैक मिल रहा था कि जिप्सी चालक मोबाइल से फ़ोटो लेने के चक्कर में वीडियो बनाने के लिए जो टाइगर साइटिंग होती है या कोई जानवर होता है उसके बहुत करीब लेके जिप्सी चले जाते थे,
और कभी कभी वो वीडियो बनाते समय जिप्सी को भी अनियंत्रित कर देते थे। तो इन सब संभावनाओं को देखते हुए कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो, और जो हमारे NTCA की गाइडलाइन है कि 500 मीटर की दूरी से ही जानवरों को देखा जाए, उनका पालन सुनिश्चित हो, इसलिए ऐसे आदेश किए गए। अगर मोबाइल मिलता है तो उनका मोबाइल जब्त किया जाएगा और उस चालक की जिप्सी को बैन कर दिया जाएगा। उसका प्रवेश किसी भी हमारे गेट से संभव नहीं होगा। मंगलौर के गुरुकुल नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण किया गया। आपको बता दें कि गुरुकुल नारसन के स्वास्थ्य केंद्र में सुबह से ही आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता मौजूद है। वहीं इस दौरान चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विवेक तिवारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़े 100 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरा तैयार है। वहीं कोरोना वैक्सीन लगाते समय किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है तो उसके लिए भी इमरजेंसी रूम तैयार किया गया है। साथ ही एम्बुलेंस की भी सुविधा मौके पर मौजूद है। इस वक्त हम मौजूद है मंगलौर के गुरुकुल नारसन में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पर कोरोना की वैक्सीन को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में सीधा देख सकते हैं कि जो भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए कार्यकर्त्री हैं, आशा कार्यकर्त्री है, आंगनवाड़ी कार्य जो कतरी है, महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं जिनको आज कोरोना वैक्सीन लगनी है। और गुरुकुल नारसन के स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा जो है 100 लोगों को आज वैक्सीन लगाने का टारगेट लिया गया है। अगर किसी व्यक्ति की तबीयत भी बिगड़ती तो उसके लिए भी यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। इमरजेंसी रूम भी यहाँ पर जो है अभी तैयार किए गए हैं। हमारे साथ में यहाँ पर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विवेक तिवारी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। विवेक तिवारी जी, जो आज जो वैक्सीन का जो पहले चरण में वैक्सीन लगेगी, कितने लोगों का टारगेट आपको दिया गया है? हमारी प्लानिंग 100 लोगों के लिए है। 100 लोगों को आज हम वैक्सीनेशन करेंगे और उसमें हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी के लोग हैं। तो 100 लोग का टारगेट है हमारा। पहली बार कोरोना की वैक्सीन आई है भारत में, लोगों को लगने जा रही है, तो कितने उत्साहित लोग हैं, कितना लाभ लोगों को इसका मिलने वाला है? नहीं, लोग उत्साहित हैं, लोग लगवाना भी चाह रहे हैं क्योंकि 1 साल से सब लोग परेशान हैं इसको लेके। तो ये बहुत अच्छा कदम है कि ये वैक्सीन हमारे पास आ गई और जो है भारत सरकार का, राज्य सरकार का एक अच्छा कदम है। और उम्मीद है कि इस वैक्सीनेशन के बाद हम लोग को जल्दी जल्दी जो कोरोना से मुक्ति भी मिल जाएगी। वैक्सीन लगाने के दौरान अगर किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ होती है तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं? देखिए, हमारा इमरजेंसी रूम बिल्कुल वेल इक्विप्ड है, मेडिकल अफसर्स की ड्यूटी लगाई गई है और अगर कोई एडवर्स इवेंट होता है तो हम उसको टैकल करेंगे। और अगर दिक्कत ज़्यादा लगती है तो एम्बुलेंस की व्यवस्था, उससे हम उसको हायर सेंटर भेजेंगे एम्बुलेंस को। तो गुरुकुल नारसन के स्वास्थ्य जी आपसे कहना चाहूँगा कि मैं जनता से भी अनुरोध करूँगा कि वैक्सीनेशन तो शुरू हो रहा है, ये बहुत अच्छा कदम है, लेकिन जो सावधानी हम लोग अभी तक बरत रहे थे उसको भी हमको आगे भी चला के रखना है। ऐसा ना हो जाए कि हम आज वैक्सीनेशन लगा के ये सोचें कि अब तो हम बिल्कुल इससे मुक्त हो गए। तो इसलिए जैसे मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र का उपयोग है, ये हमको आगे भी चलते रहना है। गुरुकुल नारसन में स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। अभी डॉक्टर ने बताया कि वैक्सीन के दौरान अगर किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य में कोई खराबी आती है तो उसको इमरजेंसी के लिए 2 रूम तैयार किए गए हैं और अगर कोई यहाँ पर उसको इलाज नहीं मिल पाता तो एम्बुलेंस की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। अपने सहयोगी अनिल के साथ राहुल सैनी, लोक। इसके साथ इस बुलेटिन में बाकी फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।